नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कश्मीरी विस्थापित पंडितों का विधानसभा हो, लोकसभा हो, वहां पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं है और एक प्रयास लगातार किया जा रहा है कि इसको सुनिश्चित किया जाए और उम्मीद भी है कि परिसीमन आयोग इस पर कोई हस्तक्षेप करेगा और उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करेगा। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अश्विनी चरंगू जी है जो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। अश्विनी जी स्वागत है। MK जोगी जी है। जोगी जी आपका भी स्वागत है। अश्विनी जी, आपसे शुरुआत करूंगा मैं। किस मॉडल पर, मुझे लगता है कि आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, आप ये उतार दें, किस मॉडल पे चाहते हैं कि आपको प्रतिनिधित्व मिले? सबसे पहला तो ये है कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है लगातार, अगर आप देखेंगे पिछले लगभग 50 साल हो गए हैं, कोई एज ए कम्युनिटी उनका प्रतिनिधित्व जो है वो विधानसभा में नहीं हो पाया है। सबसे बड़ा रीजन उसका क्या था? रीजन ये था कि कश्मीर में जो ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जहां से कश्मीरी पंडित चुन करके आ सकता था, वो 1976 में जो परिसीमन हुआ था उसके बाद ये सिचुएशन बनी थी, उसको गैरी मैंडरिंग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं उनको इस प्रकार से बनाना डिलिमिटेशन के माध्यम से कि उसमें जो इस तरह की कोई कम्युनिटी हो, कोई लोगों का ग्रुप हो, उनके वोट जो है वो निष्प्रभावी हो जाए, वो इनइफेक्टिव हो जाए। ऐसा 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ कश्मीर में हुआ था जहां से यह संभावना होती थी कि कश्मीरी पंडित चुन करके जाएगा। लेकिन उसके बाद में 1990 में जो हुआ कि इतनी क्लींजिंग हुई, सारा फोर्स्ड एक्सोडस हुआ और उसके बाद में कश्मीरी पंडित तितर बितर हो गया, छितरा करके सारे देश दुनिया में फैल गया, तो उसके कारण तो और भी चांसेस जो थे कि उनका कोई प्रतिनिधि जो है वो विधानसभा में चुनकर जाए, वो चांसेस और कम हो गए, बिल्कुल ना के बराबर रहे जी। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा ये मानना है कि धर्म के कोई सांप्रदायिक विषय बना करके या कोई केवल कम्युनिटी, कोई इतनी कम्युनिटी है वो विषय लेकर के हम ये नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के साथ में जिस प्रकार से कश्मीर में जो माहौल बना और जिस माहौल में वो अभी पिछले 30-32 साल से है, उसमें उसका प्रतिनिधित्व होना, उसके लिए कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और उसके लिए जो हमने प्रयास किए हैं, अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन बना था पीछे 2-1.5 साल पहले, हमने उनके साथ में राबता किया, उनके सामने हमने सारे तथ्य सामने लाए, फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने लाए और जो उनके साथ में वार्ता हुई, काफी वार्ताएं हुई। इस साल तो मुझे याद है 26 मार्च को दिल्ली में उनके ऑफिस में वार्ता हुई थी, फिर जब वो जम्मू आए तो यहां पर भी उनके साथ में वार्ता हुई थी। कुल मिलाकर के ये बात सामने लाई गई कि इसकी नितांत आवश्यकता है। जी जोगी जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या अगर प्रतिनिधित्व मिल जाता है तो क्या इससे कश्मीरी पंडितों की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? नहीं, देखो, समाधान तो नहीं होगा, लेकिन अपने जस्टिस के लिए अगर कश्मीरी पंडित आज भी 32 साल में जिन हालातों में कश्मीरी विस्थापित जिन कैंपों में या नॉन कैंपों में जो लोग रह रहे हैं, लेकिन एक अपना एक MLA अगर हो या हमारे राज्यसभा में अगर अपना कोई प्रतिनिधि हो, वो आपकी बात रख सकता है, तो अपनी हमारी आवाज जो है, हमारी बात जो है, क्योंकि ऐसा लगेगा कि हमारा भी कोई कश्मीरी पंडित। और मैं चाहता हूं कि बीजेपी ने हमारे साथ आम पब्लिक में ऑन द फ्लोर हर जगह इन्होंने इलेक्शन के पिछले जो 2014 में भी, हमें उम्मीद है कि हम आशा करते हैं कि जब ये डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है जब ये कंप्लीट होगा, हम तो चाहते हैं कि असेंबली सीट के लिए तो 4 या 5 तो कश्मीरी विस्थापितों के लिए तो होनी चाहिए, और मैं चाहता हूं कि राज्यसभा में 2 होनी चाहिए और पार्लियामेंट में भी कम से कम, अगर ज्यादा नहीं हम कहें, कम से कम 1 आधी 2 सीट वहां भी होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है, कभी आपको ये मलाल होता है कि आपकी पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है? आपकी पार्टी के कार्यकाल में 1989 में पलायन हुआ, 1987 में जब रिगिंग हुई तब पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। जो कश्मीरी विस्थापितों की हालत है उसके लिए आप अपनी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हैं? नहीं, देखो जी, मैं तो अपनी पार्टी लाइन से तो बाहर कैसे बोल सकता हूं कि मैं चाहता हूं कि उस वक्त के 90 के जो हालात जिस तरीके से वहां से कश्मीरी विस्थापित जब वहां से आए, जी,
तो मुझे लगता है कि मैं काफी छोटा था जी। और बट एक चीज है कि मुझे लगता है कि अभी हमारे जो लीडरशिप है वो भी इनसे मिले हैं, कश्मीर में भी मिले हैं, जम्मू में भी मिले हैं। उन्होंने भी कश्मीरी पंडितों के लिए जो एक मेमोरेंडम जो है वो दिया है और हमने भी ये डिमांड जो है ऑन फ्लोर रखी है जी। और मुझे लगता है कि उस वक्त के हालात और उस वक्त की सिचुएशन को अगर मद्देनजर रखें, मुझे नहीं लगता है कि आम तौर पर हमारी पार्टी के लिए ही ये उंगलियां जो उठाने वाले क्यों उठाते हैं हम। लेकिन खुदा जिसके न खाए कार्यकाल में होता है श्रेय उसी को जाता है। कोई बड़ा काम हो तो श्रेय उसको जाता है। जैसे 370 में संशोधन हुआ तो श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाएगा 5 अगस्त 2019 को। जैसे पलायन हुआ तो उसका भी जो आरोप होंगे वो आप ही पर जाएंगे। ये वो कैसे आरोप, अगर मैं विनोद जी आपकी नोटिस में ये मतलब लॉ एंड ऑर्डर आप संभाल नहीं पाए। नहीं और ये ऐसा कुछ नहीं है। आप सबसे पहले अगर आप ये दिल्ली की सरकार देखेंगे उस वक्त किनके साथ वो सरकार बना के जिस तरीके से कश्मीर में जिस तरीके के हालात बने उसके जिम्मेवार मुझे लगता है कि यानी आप भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बिल्कुल जनता पार्टी के सपोर्ट से। बिल्कुल उसके सपोर्ट में ये तो खड़ी थी जी। तो आप आनंद फानन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथ क्यों ले रहे हो? मुझे लगता है कि डिबेट हो जाएगी। लेकिन मैं चरंगू जी से जरूर जानना चाहूंगा ये आरोप कितना सही है। नहीं, मुझे लगता है इस इशू पर अब बात करना ठीक नहीं रहेगा। जी। लेट अस कंसंट्रेट ऑन द बेसिक इशू। जी। देखिए, जो डिलिमिटेशन का विषय है उसमें बड़ा ये जरूरी कहना है कि हमने केवल कश्मीरी पंडितों की बात नहीं की है, हमने एक्चुअली माइनॉरिटीज ऑफ कश्मीर की बात की है। अब तो मैं एक कदम आगे जाऊंगा और मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा, जब ये सिचुएशन डिलिमिटेशन कमीशन जिस प्रकार की बना रहा है कि अगर उनकी तरफ से इस प्रकार की रिकमेंडेशन आ गई है भारत सरकार के लिए जी। उसमें एक कदम और आगे चल करके भारत सरकार ने क्या करना चाहिए, कश्मीरी पंडित, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव्स और इसके अलावा कश्मीरी सिख, इन तीनों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। क्योंकि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी डिजर्व नहीं करते हैं। नहीं, देखिए पॉइंट ये मैं उन्हीं की बात कह रहा हूं, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। आप पीओके की बात कर पीओके की ही बात कर रहा हूं। मैं वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी जो है वो तो नॉर्मल डिलिमिटेशन में आ जाएंगे, क्योंकि उनका जो है वो तो जितने भी डिलिमिटेशन प्रोसेस अभी चल रही है वो उसमें आ जाएंगे। लेकिन वो जो 3 तबके मैंने कहा वो डिलिमिटेशन प्रोसेस के बाद भी कहीं पर इस सिचुएशन में नहीं है कि वो अपने आप का प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं कराएं। और एक और बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा, देखिए किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी सोशल ग्रुप को अगर हर लिहाज से एग्जिस्ट करना होगा तो उसके लिए सोशियो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोशियो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यह है कि असेंबली, जैसे कि यहां पर योगी जी ने भी कहा, बहुत बढ़िया, मैं इसका समर्थन करूंगा कि पार्लियामेंट में भी, राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जी। लेकिन आपने जो अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है उनको, क्या आपने राज्यसभा और लोकसभा में भी मांगा है क्या? जी, हमने उसमें इस समय के लिए तो नहीं मांगा है, लेकिन हमने उसमें यह कहा है कि राज्यसभा में, लोकसभा की तो बात हमने नहीं की है। हाँ, राज्यसभा के लिए हमने कहा है। जी, राज्यसभा के लिए हमने कहा है और विधानसभा का तो बनता ही है जी क्लियरली। लेकिन जब से परिसीमन आयोग ने अपनी एक्टिविटी शुरू की उसके बाद से लगातार कश्मीरी विस्थापित पंडित हो या बाकी दीगर जमातें जो माइनॉरिटीज में आती हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये एक प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरीके से उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिले। हमने, आप तो नेता हैं, हमने आम कश्मीरी विस्थापित पंडित जो जगती से ताल्लुक़ रखते हैं, जगती टाउनशिप में रहते हैं, उनसे हमने बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। सरकार को कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जल्द अज जल्द होने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कश्मीरी पंडितों को अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है। उसके लिए हमने बार बार सरकार को बताया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम भी दिया है, हमें इसके लिए असेंबली के लिए 5 सीटें दी जाए और पार्लियामेंट के लिए कम से कम 3 सीटें घोषित की जाए, ताकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन में उतारेंगे और अपने ही वोट पर, कश्मीरी पंडितों के वोट पर हमारे नुमाइंदे चुने जाएंगे, तो हमें भी पॉलिटिकल स्टेटस मिल सकेगा।
लेकिन सरकार ने आज तक हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया है, जिसके लिए हम वोट देने से निराश होते हैं। हम वोट ज़रूर डालते हैं, लेकिन उन लोगों को डालते हैं जो हमें हमारी तरफ फिर देखते नहीं हैं, हमारे पास आते नहीं हैं। इसलिए हमारी गुजारिश है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार को कि हमें अपनी रिप्रेजेंटेशन। मेरा नाम ओम प्रकाश महाजन है। 32 साल से माइग्रेंट है यहाँ पे। 32 साल से हम माइग्रेंट यहाँ पे है। हम धरना भी कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट कोई सुनवाई नहीं रहती है, और इसलिए अभी इलेक्शन आ रहे हैं। इलेक्शन में हमारी कम से कम 5 सीटें होनी चाहिए और मेंबर पार्लियामेंट में कम से कम 2 सीटें होनी चाहिए, जिससे हमारी आवाज़ कोई सुनता नहीं है। जिसको भी बोलते हैं वो रद्दी की टोकरी में हमारी आवाज़ जाती है। ना हमारा कोई मतलब निकलता है, ना हमारा रिलीफ बढ़ता है, ना हमारी गवर्नमेंट नौकरी रहती है। जो भी नौकरियां थे वो पिछली वाली नौकरियां थी, आज की तो कोई नौकरी है ही नहीं। सिर्फ हमें यही इस आश्वासन देते हैं वहाँ ले जाएं, वहाँ जाके हम करेंगे क्या? पहले ये खुद अपना जब ये जाएंगे, एक बंदा भी इनमें से श्रीनगर जाए विदाउट सिक्योरिटी, तो हम उसके लिए पीछे पीछे तैयार हैं। तो अश्विनी जी, आपने सुना किस तरीके से लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, चाहे विधानसभा हो। हालांकि अपर हाउस में, जब अपर हाउस था, एग्जिस्ट करता था, तब कहीं ना कहीं आपको प्रतिनिधित्व मिलता था। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो पार्टियां कहीं ना कहीं डिसाइड करती थी। लेकिन जोगी जी, मैंने पहले सवाल पूछा था, उसका जवाब संतोषजनक नहीं मिल पाया मुझे। क्या वाकई में इससे जो दिक्कतें कश्मीरी विस्थापित पंडितों की, प्रतिनिधित्व मिलने के बाद वो दिक्कतें कम होंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होगी कि एक फोरम मिलेगा जिसको हम कहते हैं हाईएस्ट फोरम। जी, हाईएस्ट फोरम मिलेगा जहां पर आप अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, वो ये है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने अपने साथ में, जिसे कहते हैं कॉप्ट कर रहा है मेंबर्स, वो कॉप्ट किए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। उसमें 3 मेंबर्स हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, मिस्टर लोन है और जज साहब है। और दूसरा यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं और जुगल किशोर जी हैं। हालांकि हमें पता है उनको साइन करने का अधिकार या वोट डालने का अधिकार नहीं है, लेकिन उनके विचार जो हैं वो डिलिमिटेशन कमीशन में महत्व रखते हैं। हमारा ये मानना है कि ये जो 5 सदस्य हैं, ये भी हमारी बात जो है, जिनकी मैंने अभी बात की है, माइनॉरिटीज ऑफ कश्मीर, उनकी बात जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन में भरपूर अपने जो भी उनके पास में जितनी शक्ति है उसका पूरा प्रयोग करके वहां पर अपनी इस बात को रखेंगे। क्योंकि हमारा ये मानना है कि कुछ ही दिनों में डिलिमिटेशन कमीशन फुल कमीशन की मीटिंग कर रहा है, तो उसमें जरूरी बात है इन सब ने जाना होगा। और हम उनसे प्रार्थना भी करेंगे कि जिस तरह से पिछली बार, चाहे जो भी वजह हो, आप वहां नहीं गए थे, इस बार आप ऐसा कभी ना करें। आप वहां जाएं, अपने विषय को रखें और साथ में हमारे जो मुद्दे हैं उन पर हमारा सपोर्ट भी करें। जी, जोगी जी, ऑल पार्टी मीट में कश्मीरी विस्थापित पंडितों के डेलीगेशन को नहीं बुलाया गया था। सरकार भाजपा की थी। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं गलत किया गया उस वक्त? देखो, सबसे पहले तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया, बट हमारी लीडरशिप, हमारी पार्टी के जो कायद साहब हैं, उनके साथ जो हमारे अमर साहब गए और पार्टी लेवल पर जो उनसे हमारी बात थी, जो अभी अश्विनी जी ने भी कहा, हमारे पार्लियामेंट मेंबर जो है वो 3 हैं और यहाँ के हमारे जम्मू के 2 हैं, और मैं इनकी सपोर्ट में खड़ा होता हूँ। और जो इन्होंने चीज बताई, क्योंकि अगर उन्होंने वहां बात की, दैट मीन्स कि अगर मेरे साथ मेरे कायद ने, मेरी पार्टी ने मुझसे बात करके जो हमने वहां तक जो हमने बात जो पहुंचानी थी, माननीय आदरणीय हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो या होम मिनिस्टर साहब हो, तो वो अगर डॉक्टर साहब या उमर साहब ने वहां पर अगर बात की और यही बातें हमने कही है वहां पर, जो आज मैं यहां पर कह रहा हूं कि वो भी चाहते हैं कि कश्मीरी, हालांकि अभी यहां पर जो डिबेट चल रही थी, बट मैं अश्विनी जी को भी, आपको भी विनोद जी ये कहूंगा, पहले भी जो भी पॉलिटिकल पार्टियां थी, कश्मीरी पंडितों की रिप्रेजेंटेशन तब भी होती थी। ऐसी नहीं कि वो पार्टियां नहीं देती थी, सुनिश्चित नहीं था, सुनिश्चित नहीं था। अब सुनिश्चित नहीं था, इसीलिए हमारी डिमांड है, हमारी ये डिमांड है, और हमारी पार्टी भी, हमारे कायद भी इसके लिए जब जाएंगे, और मुझे लगता है कि जो हमने उन तक जो आवाज, उन तक जो कश्मीरी पंडितों की बात जो हमने अपनी पार्टी पर में, पार्टी लेवल पर, जो खासतौर पर माइनॉरिटीज के लोग, जहां हमारे सरदार भाई भी रहते हैं, और मुझे लगता है कि
सारी जो हमारी जो लोग हैं, कुछ लोग माइनॉरिटी में है, कुछ वेस्ट रिफ्यूजियों की जो बात यहां पर हुई या पीओके की भाइयों की जो बात होगी, अपना राइट अपना हक सबको मिलना चाहिए। और अपना प्रतिनिधि अपना रिप्रेजेंटेटिव जब अपनी कम्युनिटी से 2-4 हो, 1-2 हो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो राज्यसभा में हो या कहीं वो असेंबली में जब बैठेंगे, तो इनको भी लगेगा कि नहीं, कंपोज कल्चर जो था, जो कश्मीरियत थी। और हमें उम्मीद है कि जो भी ये सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में है, और डिलिमिटेशन जो ही अपना वो चरंगू साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार केंद्र में आती है, और इससे पहले बड़ी सारी उम्मीदें रहती हैं कश्मीरी विस्थापित पंडितों को वापसी के लिए कि कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाएगा, और भाजपा पे बड़ी उम्मीद थी कि ऐसा ही तरीके से कश्मीरी विस्थापितों की समान पूर्वक वापसी होगी। ऐसा नजर नहीं आया, और ना ही कोई एक कदम आगे बढ़ पाए हैं सिवाय नौकरियां देने के। देखिए, मैं एक बात तो यहाँ पर मैंने कई बार ये कहा है जी कि कश्मीरी पंडितों के कश्मीर में पुनर्स्थापना का समय अभी आया नहीं है। क्यों? सबसे बड़ा कारण ये है कि जो आतंकवाद है वो अभी कश्मीर में समाप्त नहीं हुआ है। सिलेक्टिव क्लेम्स के माध्यम से आपने ये बात देखी, लेकिन आपकी पार्टी बार बार ये क्लेम करती है कि 370 हटने के बाद या 370 में संशोधन होने के बाद अमन आया है, विकास हुआ। वो क्यों करते हैं क्लेम? वो तो है, वो हम नहीं कहते हैं नहीं। अगर अमन आया है तो फिर आप देखिए, मैं एक उसकी मिसाल दूंगा, छोटी सी मिसाल दूंगा। इस बार कश्मीर में कोई होटल खाली नहीं था, इतने टूरिस्ट वहां आए थे। टूरिस्ट वही आ जाते हैं। आप इससे सहमत है? आप सच बता रहे हैं? ये सच है? नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैं इनके साथ अश्विनी जी के ये पार्टी की अब बचाव में आ गए हैं, लेकिन मैं इनसे ये जानना चाहते हैं, विनोद जी, आपने भी एक बात कही कि नौकरियों के सिवा इन्होंने कुछ नहीं दिया। 15,000 नौकरियां दी, वापिस आ गए। ये 15,000 नौकरियां मैं अपनी कम्युनिटी की कश्मीरी विस्थापितों की बात करूंगा, जो यूपीए सरकार ने जो पीएम पैकेज दिया था। मैं वही बात कर रहा हूं। 1997 मैं इन चीजों को, मैं अश्विनी जी की नोटिस में भी ये चीज लाऊंगा कि आप आगरा निकाल लीजिए, लेकिन नया अभी आप लोगों ने कुछ नहीं किया। लेकिन जो आपने पीएम पैकेज के बच्चे लगाए हैं वो यूपीए सरकार और यहां की जो सरकारें थी, ये उनको ये क्रेडिट जो है ये उनको जाता है। लेकिन नए सिरे से जो 2014 की बात यहां चली, जिन इलेक्शनों में कश्मीरी विस्थापित को जिस तरीके से ठगा गया और कहा गया कि हम आपके लिए ऊपर से तारे उतार के नीचे ले आएंगे और समझदार दिखा के झूठ के जो जुमले थे वो अभी तक इन्होंने भर पाई। कश्मीरी पंडित विस्थापितों को टोटली आज उनको लगता है कि हम उस वक्त बीजेपी। अश्विनी जी, आप अपने स्टेटमेंट में ये कबूल करते हैं कि माकूल माहौल है, अमन है, और पूरे होटल 100% भरे हुए थे, पर्यटक आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अभी आप ये कहते हैं कि माहौल माकूल नहीं है, कश्मीरी पंडित देखिए कश्मीरी पंडितों का कश्मीर में रहना जो है वो कोई मामूली विषय नहीं है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का विस्थापन एथनिक क्लींजिंग है। कश्मीरी पंडितों का विस्थापन जीनोसाइड और फोर्स एक्सोडस के माध्यम से हुआ है। ये नॉर्मल कोई वहां से निकला, कोई वहां पर अर्थक्वेक हुआ, कोई वहां पर कोई आगजनी हुई, कोई इस तरह की कोई लूटमार हुई है, ये वैसा नहीं है। कोई सैलाब आया था उसके कारण निकले हैं। देयर हैज बीन ए रीजन, और वो रीजन कोई मामूली नहीं है। देखिए, पाकिस्तान जब तक, ये मैं आपसे कह रहा हूं, हो सकता है कई लोग इस पर एग्री ना करें, लेकिन मैं मानता हूं जब तक पाकिस्तान इस संसार में मौजूद है तब तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। फिर कभी आप कहते हैं ऑपरेशन आलोट बड़ा कामयाब हो रहा है, नहीं, हमने तो देखिए, अगर वो कुछ करेंगे हम उसका जवाब देंगे। क्योंकि शंभू जी ने जो कश्मीर वापसी की जो बातें ये कह रहे हैं जी, उसका अभी समय नहीं है, अभी टाइम नहीं है, ये इन्होंने भी एग्री किया। और डेट मीन्स के कश्मीर के हालात जो है ठीक नहीं है, और 2014 के बाद भी ठीक नहीं हुए। 2014 के बाद ज्यादा खराब हो गए। और जिन होटलों और जिन टूरिस्टों की ये बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें तो नजर कुछ नहीं आता है, लेकिन हमारे बीजेपी वालों को पता नहीं कौन से चश्मे, कौन से ऐनक से ये देखते हैं। लेकिन मैं अपने पीएम पैकेज की विस्थापितों की जो पीएम पैकेज के जो बच्चे लगे हैं, अगर होटल उनकी अकोमोडेशन की कहीं बात नहीं है,
उनको आप कम से कम अकोमोडेशन तो दे सकते थे। जो ट्रेजिक कैंप जो पिछले सरकारों ने छोड़े थे, आपने अभी वहां उनको बसाने के लिए जो जगहें आइडेंटिफाई की है, वहां पर आपने सिर्फ शिलान्यास करने के बाद आज अगर आप देखोगे, आप लोग कहते हैं कि अप्रैल तक जो है इस मसले को हम सुलझा लेंगे और कश्मीरी पीएम पैकेज के बच्चों को वहां भेजा जाएगा, रखा जाएगा। लेकिन तब तक उनकी सिक्योरिटी और उनको जो अभी 2000 बच्चे जो लग रहे हैं, आज वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। अकोमोडेशन जिस बच्चे को, जो क्लास 4th में जो बच्चा लगा है या और किसी डिपार्टमेंट में लगा है, 15,000 की नौकरी में से 7,000 या 8,000 नौकरी वो रेंट वाले को दे देगा, और वो अपने बाल बच्चे, अपने परिवार को कैसे खाएगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ। तिरंगा साहब, आप इसका जवाब दें। हाँ, ये बड़ा जरूरी है जो इन्होंने मुद्दे उठाए हैं। मैं इसलिए भी चाहता हूँ कि आपके माध्यम से, लेकिन एक सवाल और पूछना मेरा चिरंगू साहब, वो कौन से होटल हैं जो 100% भरे हुए थे, वहां नजर नहीं आए, ना इनको नजर आए? देखिए, किसको नजर आए किसको नजर नहीं आए, मेरी रिक्वेस्ट है आप टूरिज्म डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करिए, वो आपको पहलगाम का पूरा लिस्ट दे देंगे। पहलगाम कम से कम एक जगह का तो पूरा ही लिस्ट देंगे, गुलमर्ग का पूरा लिस्ट देंगे। आप एक बार उनसे संपर्क करिए और उनसे पूछिए। चलिए मान लेते हैं, उस विषय को जाने दें। एक बात जो इन्होंने उठाई है उस पर बोलना यहां जरूरी है। देखिए, मैं पीछे एलजी साहब से मिला था, चीफ सेक्रेटरी साहब से मिला था, मैंने उनको स्पष्ट रूप से कहा, उन्हीं को नहीं, इवन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी कमिश्नर हैं, उनसे भी मैंने कहा, और लगातार मैं 3 महीने से ये कह रहा हूं कि जो कश्मीर में हालात बने हैं उसके फलस्वरूप जिस प्रकार की सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं, ये जो नए लोग हैं जिन्होंने भर्ती होना है या भर्ती हुए हैं, उन पर ज्यादा प्रेशर ना डाला जाए, और साथ में ही जो वहां से यहां सिक्योर होने के कारण, सिक्योरिटी के कारण, सेफ्टी के कारण आए हैं, उनको भी वापस वहां जाने में ज्यादा जबरदस्ती ना करें। एक कंपैशनेट व्यू ले, एक ह्यूमैनिटेरियन व्यू ले, ये एक इशू है। दूसरा इशू जो इन्होंने उठाया उस पर भी मैं कहना चाहूंगा। देखिए, ये जो SO 194 की बात आई थी, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टेक इट अप with the administration, with the political bosses, as well as with the head of the administration in Jammu and Kashmir state, और मैंने उनसे कहा कि ये जो SO 194 है, ये अनजस्टिफाइड है और इरेशनल है, इसको हटाना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होती है, 15,000 उसका बेसिक पे है, 7,000 8,000 उसने वहां पर अकोमोडेशन के लिए रेंट देनी है, तो बाकी क्या बचा और बाकी क्या किसमें वो गुजारा करेगा। प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम जो है, एक हफ्ता पहले मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से मिला था, वहां पर गैड के सेक्रेटरी कमिश्नर साहब भी थे, इस पर बात हुई है और मेरा ये मानना है इस पर काम चल रहा है, और मैं इसके पीछे मैं आपके माध्यम से सबको बता देता हूं, मैं बाकियों का तो नहीं कहता, अपनी पार्टी की तरफ से मैं इस इशू को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बराबर उठाऊंगा और गवर्नमेंट को ये कहूंगा कि ना केवल इनका बल्कि जिनकी प्रमोशन पिछले 1 साल से रुकी हुई है, ऐसे प्रधानमंत्री पैकेज के अंदर जो है वो भी उनको प्रमोशन दी जाए। एक तरफ पीएम पैकेज के तहत ये यूथ को वहां भेजना चाहते हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि वहां पे माहौल माकूल नहीं है, कश्मीरी पंडितों की वापसी अभी संभव नहीं है। क्या कहेंगे आप? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? डबल स्टैंडर्ड जी बिल्कुल इनका तो है ही है जी। मैं नहीं मानता हूं कि खुद ये कहते हैं कि कश्मीरी जो ऑन फ्लोर, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, अमित शाह साहब ने जो वहां पर ऑन फ्लोर जो कहा, 1600 कुछ फैमिलीज को हमने कश्मीर जाके विस्थापित जो यहाँ जम्मू में रहते थे वहां हमने, क्योंकि उन्होंने अभी वो सारा झूठ उन्होंने कहा ऑन फ्लोर। हमने जब इनसे ये पूछा कि आप कहते हैं कि कश्मीरी 1600 कुछ लोगों को कश्मीर में आप लोगों ने बसाया, और दूसरी साइड से उन्होंने कहा कि हमारा जो पीएम पैकेज के बच्चे जो था, हमारा यही था कि हमने कश्मीरी विस्थापित को कश्मीर में बसाने की कोशिश की और जो बसने वाले हैं उनको हमने बसा दिया। बट एक बात है कि ये ऑन फ्लोर इतना झूठ, और आज तक जब इनसे आंकड़े मांगे या आंकड़े की बात की, अभी तक वो आंकड़े, ये सरकार जो यूटीए सरकार जो जम्मू, हमने ऑनरेबल मनोज सिन्हा साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा था, और इवन रिलीफ कमिश्नर साहब के पास हमारी पार्टी ने आज हमारे जो 2-4 आदमी, हमने कहा था कि कश्मीर में आप हमें नाम बताइए, लिस्ट कीजिए, लिस्ट दीजिए, ताकि कश्मीर में विस्थापित यहां से जो कश्मीरी पंडित कश्मीर गया बसने के लिए, ये तो कोई भी नहीं गया जी। हमें तो लगता है ये सब झूठ है, लेकिन ये झूठ बोलने में सबसे माहिर है, सबसे ताकतवर है, और इनकी ये अपनी बात को झूठ पर ही, आधार पर ही चिरंगू साहब आप क्या कहेंगे?
आप क्या नहीं, कहेंगे, ये आरोप देखिए- लगा रहे हैं कि देखिए, मैं- बीजेपी झूठ बोलने में बड़ी माहिर है। देखिए मैं एक बात कहूंगा, आप ठीक तरह से इस बात को समझिए। पिछले 70 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, इन्होंने जिस प्रकार से शासन किया, मेरे पास वो सारे तथ्य हैं जिससे इनका काला चिट्ठा मैं सामने रख सकता हूं, लेकिन वो समय नहीं है। अब समय है रिकंसिलिएशन का। कम से कम जम्मू और कश्मीर में हमने ऐसा माहौल नहीं बनाना है जिसके भरोसे जो अमन का रास्ता है वो अवरुद्ध हो जाए। और दूसरा, कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज के साथ में मैं चाहता हूं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उनके फेवर में बोले। अगर मैं इस प्रकार की पोजीशन ले लेता हूं, सचमुच में मैं आपको कह रहा हूं, कश्मीरी पंडितों के बारे में, माइनॉरिटीज के बारे में पूरा काला चिट्ठा मैं खोल सकता हूं, लेकिन ये ठीक नहीं लगेगा। अब आई वांट वो खोल रहे हैं आपका, तो आप क्यों नहीं खोल रहे? नहीं, आप उसका खोल देखिए दीजिए। मेरी क्यों बचाव जिम्मेदारी कर रहे है। हैं? देखिए मैं बताता हूं आपको, मेरी जिम्मेदारी है, सच्चाई का पता मेरी लग जाता है। ये अपोजिशन हम में तो है, ये कहते हैं कह कि आप सकते हैं। बताइए हमने जो काम किया है, हमने जो पाप किया है, आप लोगों के बीच में जाइए, बताइए। देखिए- तो योगी जी आपकी डिबेट में यहाँ उसके लिए सुनने के लिए तैयार है, वो जवाब आपको देंगे। पापी को क्या बताएं तुम्हारे पाप कितने हैं, जी। उसको तो स्वयं पता है उसने क्या क्या किया है। ये जितने 2014 से जब पाप आप लोगों ने किए, मुझे लगता है कि इनको धोने में टाइम लगेगा। और चिरंगू गंगा साहब, मैया जो है, इसमें- मुझे नहीं लगता कि वो भी इसमें माफ करेगी। जी जोगी जी, चिरंगू साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इलीगल तरीके से कश्मीरी विस्थापित पंडितों की लैंड या टेम्पल्स की लैंड इंक्रोच की गई है, उसको छुड़ाना है, ये जरूरी भी है। और क्या जरूरत है आपकी इश्तिहार निकालने की? आप नोटिफिकेशन निकालते हैं, उसके बाद सिलेक्टिव किलिंग होती है, यानी आप कश्मीरी पंडितों के इशू को देश भर में बेचना चाहते नहीं, हैं? देखिए ये जो इश्यू है ना जी। कि हम इसको कोई इश्तिहार बना रहे हैं, वैसा पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, नथिंग हैज बीन डन। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन को जो ठीक लगा उन्होंने वैसा किया, और कोई भी बात जो है वो लोगों तक पहुंचे उसके लिए जो तरीके हैं वो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। मैं वहां पर उनको दोष नहीं दूंगा। हाँ, एक चीज मैं कहूंगा, एक चीज जरूर कहूंगा कि ये जो कहना कि इसके कारण सिलेक्टिव किलिंग हुई है, मुझे वहां पर केवल एक बात कहनी है, सिलेक्टिव किलिंग, इथनिक क्लींजिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर द लास्ट 32 ईयर्स। जी, जोगी जी, आप क्या कहेंगे? उससे नहीं सिलेक्टिव किलिंग हुई, जब इन्होंने इश्तिहार चला दिया, हम इंक्रोचमेंट ड्राइव चला रहे हैं, जो इंक्रोच की गई लैंड है उसको खाली करा देंगे। बिल्कुल, ये सही बात है, ये सच्चाई है, और सच्चाई से ये अब इत्तेफाक नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि ये सच बात है जी। और उसी से जो है सॉफ्ट नहीं, टारगेट को वहां जिस तरीके से आज तक तो इतिहास में सॉफ्ट टारगेटिंग करके किसी समुदाय के या किसी माइनॉरिटी के लोगों को इस तरीके से बेरहमी से, अगर यही बेसिस है, तो उसका ये मतलब है जो एनक्रोच लैंड है वो हमने वापस लानी ही नहीं है। नहीं, हम ऐसा नहीं कहते, लेकिन लाने वाले जो हमारे मंदिरों पर अधिकार किए हैं वो वापस लाने ही नहीं है। इस कानून को पास किया था पार्लियामेंट में ऑन फ्लोर, लेकिन आप अपनी वाही जब होगी तो आप कहेंगे, जब कहीं समय गलत काम होगा तब आप समय इजाजत नहीं जोगी जी, समय इजाजत नहीं दे डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। जोगी जी, समय इजाजत नहीं दे रहा। आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अश्विनी चिरंगू जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए। थैंक यू, धन्यवाद। तो दर्शकों, आप देख रहे थे कि किस तरीके से एक उम्मीद जगी है। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।